बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनुष्य की व्यक्तिगत विचारधारा ने परिवार को कहीं न कहीं तोड़ने का काम किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मंचासीन महाविद्यालय परिवार की कुलमुखिया, संरक्षिका, प्रेरणामयी, व्यक्तित्व की धनी, स्पष्टवादी आदरणीय रीना मैम को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अध्यक्ष आदरणीय महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस दायित्व को इस विशिष्ट व्याख्यान में सभी का आभार व्यक्त करने का दायित्व मुझे सौंपा गया। मैं मंचासीन अतिथिगण को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप अतिथियों के आगमन से महाविद्यालय परिवार हर्षित है। आज गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय गोरखपुर के समाजशास्त्र विभाग द्वारा संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान विषय पर एक दिवसीय विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग से प्रसारित प्रखर वक्ता विषय विशेषज्ञ आचार्य प्रोफेसर अनुराग द्विवेदी सर आपके आगमन और आपके सार्वजनिक उद्बोधन से महाविद्यालय परिवार धन्य हुआ। आपने अपने उद्बोधन में बहुमूल्य तथ्यों की तरफ हम सबका ध्यान आकृष्ट किया, जो हम सबके आगामी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण और सुधारात्मक परिणाम लेकर इस सभागार में उपस्थित समाजशास्त्र विभाग के आचार्य अनुराग द्विवेदी जी को, संजय पति त्रिपाठी जी को, आशुतोष मिश्रा जी को और पूनम जी को मैं आभार प्रकट करती हूँ उनके प्रति, जिन्होंने आपके समक्ष अपने विचार रखे और इतने समसामयिक विषय पे आपका इतना ज्ञान में वर्धन किया। समस्त शिक्षिकाओं को भी मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, जिनके कारण ऐसे व्याख्यान सफल होते हैं। बच्चों, आप लोग बहुत लकी हो कि आपके कॉलेज के प्रांगण में इतने विद्वान पर्सनालिटीज आती हैं और आपको इतना ज्ञान देती हैं। प्रश्न नहीं पूछना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछना शायद ज्यादा अच्छी बात होती है। इतने सरल शब्दों में संजय पति जी ने अपने विचार रखे, जिसको समझना बहुत आसान था, बहुत आसान था। और अनुराग जी ने जो समाजशास्त्र विषय के ही हैं और इतने ज्ञानी व्यक्तित्व आपके कॉलेज के कैंपस में आना ही बड़े गर्व का विषय है। बच्चों, बहुत डिटेल में इन चीजों का पे बातें हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। एक बहुत छोटी सी चीज है, परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन आज के समाज में जो हमारा विषय है, संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान, इस विषय पे आप लोग अलग से भी गौर कीजिएगा। आज हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पे हैं संयुक्त परिवार का मतलब भी नहीं समझते होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। कुटुंब एक माला की तरह होती है। बहुत सरल शब्दों में बोले तो एक माला होती थी जिसको एक परिवार का मुखिया पिरोए रखता था। अब वो माला बिखरने लग गई है, उसके मोती छितराने लग गए हैं।
तो माला का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जब परिवार एक कुटुंब के रूप में रहता था तो बच्चों में बड़ा आत्मविश्वास रहता था, परिवार के हर सदस्य में बड़ा विश्वास रहता था, हर परिस्थिति से लड़ने का, हर खुशियों में, हर तकलीफों में सब मिल बांट के चीजों को सहन करते थे और खुशियों को एंजॉय करते थे। जैसा कि अभी दीदी जी ने कहा कि आओ, खाओ और जाओ, ये संस्कृति शायद कुटुंब के टूटने के बाद ही हुई है। एक जमाना था कि परिवार के जो मुखिया होते थे वो पूरे परिवार पे कमांड करते थे और लोग सहर्ष उसको स्वीकार करते थे। अब तो माँ बाप की बात बच्चे नहीं सुनते। एक जमाना था कि पड़ोसी भी कहीं ना कहीं कमांड कर लेता था। सरस था जीवन, अब नीरस हो गया है। आज ये बदलते परिवेश की ही देन है डिप्रेशन। पहले डिप्रेशन नहीं होता था क्योंकि परिवार के हर सदस्य को अपने पीछे कोई खड़ा दिखता था। बच्चों को अपने पीछे सिर्फ माँ बाप नहीं, मामा मामी, चाचा चाची, बाबा दादी, नाना नानी, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब दिखता था। आज अपनी हर खुशियों में और हर तकलीफों में परिवार का जो मेन एल्डर मेंबर है, चाहे वो माँ बाप हो, वो भी अकेला महसूस करता है, चाहे वो बाबा दादी हो, वो भी अकेला महसूस करते हैं। ये संस्कृति हमारी भारत की नहीं है, ये संस्कृति विदेशों की है जिसको हम अडैप्ट कर रहे हैं। हमारी संस्कृति खुशियां देती थी, डिप्रेशन नहीं। ये जो समय है, पहले के समय में हर आयोजन एक खुशी का होता था क्योंकि उसमें सब लोग एकत्र होके एंजॉय करते थे। अब क्या होता है, सेम डे आए सेम डे गए। शायद परिवार के सदस्य एक दूसरे को ठीक से पहचान भी नहीं पाते हैं। पहले छोटा बच्चा बाबा दादी की गोद में लोरियां सुन के, कहानियां सुन के सो जाता था। आज वही बच्चा मोबाइल पे स्टोरी सुन रहा है, टीवी देख रहा है और देखते देखते सो जा रहा है। ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। हमारा कल्चर तो कुछ और था। उस कल्चर को हमको समेटना होगा, वापस ले आना होगा। आज बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, बड़े भी डिप्रेशन के शिकार हैं और बूढ़े भी डिप्रेशन के शिकार हैं। जिस भारतवर्ष में धर्मशालाएं बनती थी, वहां पर ओल्ड एज होम बन रहे हैं। जिस भारतवर्ष में बच्चे परिवार में पलते थे, अब वो बच्चे किसी क्रेश में पढ़ रहे हैं। कारण सभागार में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर अनुराग द्विवेदी जी का इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री संजय पति त्रिपाठी जी, आपका भी इस महाविद्यालय के परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन। मंचासीन हमारे महाविद्यालय परिवार की संरक्षिका वरिष्ठ समाज सेविका आदरणीय रीना त्रिपाठी जी का महाविद्यालय परिवार हृदय की असीम गहराइयों के साथ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला जी, समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर संगीता पांडे जी, कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर कामनी सिंह जी का हम सभी स्वागत करते हैं। ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन इस सभागार में मौजूद सभी विद्वत शिक्षिकाओं एवं हमारे महाविद्यालय की छात्राओं का भी है, जो इस बेहतरीन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालिए। विषय है
संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान। निश्चित तौर पर विषय काफी व्यापक और गंभीर है। इसके लिए हमारे विद्वज्जन ढेर सारी जानकारियां आप सभी को देंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि किसी भी सशक्त देश के निर्माण में परिवार एक आधारभूत संस्था की बात में होता है, जो अपने विकास कार्यक्रमों से दिनों दिन प्रगति के नए सोपान तय करता है। कहने को तो प्राणी जगत में परिवार एक छोटी इकाई है, लेकिन इसकी मजबूती हमें हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने में कारगर है। परिवार से इतर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं को बिना अस्तित्व के कभी सोचा नहीं जा सकता। लोगों से परिवार बनता है और परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व बनता है। अभी हमारे मुख्य वक्ता की बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया, इसीलिए इसको वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी हमारा परिवार है, ऐसी भावना के पीछे परस्पर वैमनस्य, कटुता, शत्रुता व घृणा को दो प्रकार के होते हैं, एक एकाकी परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। भारत में प्राचीन काल से संयुक्त परिवार की धारणा रही है। संयुक्त परिवार भोग व ज्ञान से युवा व बाल पीढ़ी लाभान्वित होती रही है। संयुक्त पूंजी, संयुक्त निवास व संयुक्त उत्तरदायित्व के कारण, वृद्धों का प्रभुत्व रहने के कारण परिवार में अनुशासन व आदर का माहौल हमेशा बना रहता है। एकाकी परिवारों की जीवन शैली ने दादा दादी और नाना नानी की गोद में खेलने व लोरी सुनने वाले बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें मोबाइल का आदी बना दिया है। उपभोक्तावादी संस्कृति, अपरिपक्वता, व्यक्तिगत आकांक्षा, स्वकेंद्रीय विचार, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि, लोभी मानसिकता, आपसी मनमुटाव और सामंजस्य की कमी के कारण संयुक्त परिवार की संस्कृति छिन्न भिन्न हुई है। गांव में रोजगार का अभाव होने के कारण अक्सर एक बड़ी आबादी का विस्थापन शहरों की ओर गमन करता है। शहरों में भीड़ भाड़ रहने के कारण बच्चे अपने माता पिता को चाह कर भी पास नहीं रख पाते। यदि रख भी ली तो वे शहर की जीवन में खुद को ढाल नहीं पाते। गांव की खुली हवा में सांस लेने वाले लोगों का शहर की सकरी गलियों में दम घुटने लगता है। वर्तमान में औद्योगिकरण व नगरीकरण के परिणाम स्वरूप न केवल कुछ गीतों के मार्फत, कुछ अपने अनुभवों के मार्फत, और यहीं से हम अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। आपके प्रबंध निदेशक श्री आशुतोष मिश्र जी ने परिवार में हो रही तब्दीलियों, संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता संस्कार निर्माण पर चर्चा की और उसको नाना प्रकार के उदाहरणों द्वारा आपके सामने रखा। इन्हीं से अपनी बातें शुरू करते हैं। जो विषय है आज का, संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान, ये मुख्यतः समाज में हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित करता है और इंगित करता है। ये विषय समाजशास्त्र, इसका जन्म ही इस परिवर्तन को समझने के लिए और उसको समझाने के लिए हुआ, क्योंकि आप सभी समाजशास्त्र से सुविदित हैं। इसलिए आपका ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं 1838 की ओर, जब यूरोप में 3 अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी। फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक और समाजशास्त्र विषय को प्रस्तुत करते समय उन्होंने इसी चीज को रेखांकित किया कि यह एक ऐसा समाजशास्त्र है, सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही जटिल है। उनके बाद के अन्य विद्वानों ने, कोई अमेरिका के, कोई जर्मनी के, उन्होंने अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित किया, समाजशास्त्र को समृद्ध किया, लेकिन मूल में एक ही भाव था। भाव ये था कि कैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन की वजह से किस तरह से समाज में तब्दीलियां आ रही हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, विश्व में जब कहीं विश्वविद्यालय नहीं होता था, तब भारत में नालंदा और तक्षशिला में विश्वविद्यालय थे और उस विश्वविद्यालय
इस स्थिति को समझने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते थे देखने के लिए कि आखिर विश्वविद्यालय की संकल्पना होती क्या है। फाहियान का नाम सुना है आपने, बेंसान का नाम सुना है, इब्न बतूता का नाम सुना है, और तमाम इस तरह के अन्य विद्वान हैं जो समय समय पर भारत में आते रहे। और उस समय की ज्ञान परंपरा ने पूरे विश्व को, भारतीय संस्कृति ने जिस रूप में समृद्ध किया वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। शून्य का पूरे विश्व को देन किसकी है? भारत की। योगा, जिसको आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश विदेश में जाते हैं, भारत की देन है। गीता का ज्ञान, विश्व में कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं कि भारत की अमूल्य धरोहर मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, गीता की पुस्तक प्रस्तुत करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में, ज्योतिष में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी भारतीय मेधा ने अपने ज्ञान का परचम न लहराया। यह थी भारतीय संस्कृति। 1838 में समाजशास्त्र फ्रांस में जन्म लेता है और 1838 से चल करके वह 1919 में भारत आता है। फ्रांस में जन्म लेने के बाद से भारत पहुंचने में समाजशास्त्र को 81 वर्ष लगे और इन 81 वर्षों में समाजशास्त्र बहुत समृद्ध होता चला गया। जब भारत आता है तो भारत के प्रारंभिक विद्वान सबसे पहले जो समाजशास्त्र को समझने का काम करते हैं वह भारतीय संस्कृति के तंत्र की स्थापना हो, और उसकी वजह से समाज में 3 मूल्यों का सूत्रपात होना शुरू। कौन कौन से 3 मूल्य थे? वह 3 मूल्य थे समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता। दूसरी चीज या दूसरा परिवर्तन का दौर था वह था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? समाज में उत्पादन के तरीकों पे, समाज में उत्पादन के साधनों पर एक परिवर्तन लाना शुरू। और तीसरी चीज यही कमोवेश रूसी क्रांति। इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे के पूरे समाज में एक अनिश्चितता व्याप्त हो। दुर्भाग्य यह था कि उस समय इस अनिश्चितता का अध्ययन करने के लिए कोई विषय नहीं। ऐसे में मुझका महोदय को मैं दे रहा हूं, उन्होंने मुझको आमंत्रित किया। मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूं और परिचय के बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं संजय पति त्रिपाठी और इस विद्यालय के प्रांगण में मैं पहली बार 1980 में आया। तुलसीदास इंटर कॉलेज, यहाँ इंटरमीडिएट किया था, जहाँ इंटरमीडिएट की परीक्षा और फिर कालांतर में 1982 में मैंने यहाँ से रेडियो आकाशवाणी, गोरखपुर आकाशवाणी का वॉइस टेस्ट पास किया। और वॉइस टेस्ट के बाद जो मेरा कार्यक्रम सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाया था वो था आज की शाम आपके नाम। वो 5 बजे से लेके 5:15 तक आता था और उसमें फिल्मी गानों के साथ अपने विचारों को रखा जाता था। और उस समय उस कार्यक्रम की प्रसिद्धि का आलम यह था कि सैकड़ों पोस्ट कार्ड, बल्कि कहीं और ज्यादा पोस्ट कार्ड जो गीतों की फरमाइश के लिए आते रहते थे वो मेरे पास आते। फिर 1984 में यहाँ पे पहली बार गोरखपुर में टेलीविजन आया। तो वो टेलीविजन क्या था? रेलवे स्टेशन पे चिल्लाता आता था और उसमें आदमी की शक्ल बनती थी तो देखने वाले चिल्लाते थे, ये देखो ये आ रहा। और उसके सामने भीड़ कितनी लगती थी, सैकड़ों की, जितनी आपकी डिस्टेंस है उससे ज्यादा भीड़ वो रेलवे स्टेशन पे लगा करती थी। तो
1984 में जब यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये बड़े भाग्य की बात थी कि उस कार्यक्रम के उद्घोषक के रूप में मेरा चयन। तो 1984 में भी मैंने फिर उस कार्यक्रम को करते करते लोकल चैनलों की बाढ़ आई और उस लोकल चैनल में एक चैनल हम लोगों ने आरंभ किया, रश्मि टीवी चैनल। और रश्मि टीवी चैनल पे मैंने हेल्थ प्लस कार्यक्रम बनाया। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासने एक बंधे जंजीर रे भाई, एक बंधे नेता थे और तो है नहीं, उनकी पत्नी की एक पुस्तक। राजीव शुक्ला सर है, वो कानपुर से शायद इस समय राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उनकी एक पुस्तक। और एक पुस्तक थी फिल्म अभिनेत्री नीना गुप्ता, संभवतः आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी फिल्में उनकी आती हैं नीना गुप्ता जी को, उनकी भी एक पुस्तक। तो मुझको लगा कि ये लेखनी जो है ये आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। और उसी क्रम में मुझको पढ़ने की भी बहुत रुचि। मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई और किताब का साथ तो कभी छोड़िएगा नहीं। अभी मैंने योग के DNYS अभी किया, अभी मेरी उम्र 60 साल हो गई, मैंने DNYS किया। और सिर्फ इसलिए क्या कि लोग मुझसे कहते थे, जब मैं नवप्रभात एक्सप्रेस का संपादक बना तो बहुत सारे संपादकों के बीच में बैठता था तो लोग ये कहते थे ये तो फिल्मी आदमी है। लुक मेरा कुछ ऐसा ही रहता। लोग कहते थे इसको लिखने पढ़ने का शौक कहाँ से आ गया। तो लोग कहते थे कि आपके नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लिखा जाता। हमने कहा मैं हिंदी से PhD नहीं किया, नहीं लिखा जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि आपको दे दिया जाता। हमने कहा नहीं, मैं पता करता हूँ, डॉक्टर में बन जाऊँगा। तो DNYS 3 साल का कोर्स मैंने यही पूरा कर लिया। योग डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी योगा साइंस होता है ना, आप लोग जानती होगी और आप उसको बहुत जानते हो, वो मैंने कोर्स पूरा किया। तो ये पढ़ने का एक जुनून जो है आपके पास होना चाहिए, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मंच पे चलते। और हमारे कार्यक्रम की आयोजक के बगैर तो कुछ संभव ही नहीं था, ना कोई आता। श्रीमती रीना त्रिपाठी जी, आपके परिवार से मेरा ये उस समय की मैं बात बताऊं तब पंडित हरिशंकर तिवारी के पास एक इंटरनेशनल जीप पर, उस जमाने से मैं उस परिवार को जानता हूँ। और बड़े संयोग की बात है कि 1987 में जब मेरी शादी हुई तो मेरे फादर इलाचू जी धुरियापार विधानसभा से MLA हुआ करते थे, पंडित जगदीश पांडे। और उनके पिताजी बांसगांव विधानसभा से 17 साल MLA रहे, पंडित गणेश दत्त पांडे। तो हमारे तिलक चढ़ाने में पंडित हरिशंकर तिवारी जी उस समय आए, गणेश शंकर पांडे जी आए। और मैडम से तो कभी मेरी ऐसी जातीय मुलाकात नहीं रही है, पहला ऐसा अवसर है। तो आज मैं इनसे मिला हूँ, हालांकि कई एक कार्यक्रमों में आपको उसी के यहाँ कार्यक्रमों में हमारी पत्नी के साथ इनकी मुलाकात होती रही होगी। मैंने बताया कि माशाअल्लाह उनकी पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी एक ही होती थी। कार्यक्रम में आप लोग मिलती थी तो साथ ही बैठा करती थी, और कई फोटो आप लोगों के साथ में हैं। और तो ये रीना त्रिपाठी जी को यहाँ ये विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में जो रुचि है वो इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से। इनका परिवार, इनकी माता जी ने जो शिक्षा दिया, उस शिक्षा का लाभ आज सबको देखने को मिल रहा है, हजारों बच्चों को देखने को मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि ये तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज का यह कैंपस इतना बड़ा खाली की रुचि थी। उसने डिग्री कॉलेज बनाया, बच्चों का कॉलेज बनाया, नर्सिंग कॉलेज बनाया, उसी कैंपस से बना। इसके लिए मैं उनको बधाई दूं कि धन्यवाद दीजिए, नहीं जा रहा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो कुछ भी किया है इस गोरखपुर शहर के लिए अतुलनीय है। मैं उनका आज हार्दिक अभिनंदन का स्वयं करता हूं। हालांकि विशेष अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया, मुझको अतिथि शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मेजबानी बड़ी अच्छी लगती। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए डॉक्टर द्विवेदी सर,
द्विवेदी सर जी से अभी बात हुई, फूलपुर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। आपके पिताजी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे हैं और आप बड़े भाग्यवश गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में हैं, ज्ञानी आदमी हैं। अभी कुछ वार्ता भी हमारी हुई, मैं चाहता था कि कुछ वार्ताएं और पढ़े, लेकिन समय कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा था, इसलिए उस कार्यक्रम को वही रोक दिया गया। बातें कम किया जाए, काम ज़्यादा किया जाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ चले। उसका मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम शुक्ला जी हैं, और पूनम शुक्ला जी के ही बारे में बताऊं कि इनके पति से मेरी बहुत पुरानी मित्रता है। डॉक्टर राजेश शुक्ला जी की 2 बहनें, और दोनों जो है आकाशवाणी से जुड़ी हुई थी और मेरे ही साथ जो है वो कार्यक्रम करती थी। तो उस कार्यक्रम के माध्यम से और उस कार्यक्रम से एक गायिका बहुत आगे निकली, मालिनी अवस्थी का नाम आप लोगों ने सुना। हम लोगों ने पहली बार जब आमंत्रित श्रोताओं के बीच में कार्यक्रम हुआ था तो उसमें एक कॉन्टेस्टेंट वह भी थी, मालिनी अवस्थी। यही गोरखपुर में जिला चिकित्सालय में उनके पिताजी डिप्टी सीएमओ थे, और यही उनकी दादी मालिनी अवस्थी आज संगीत के क्षेत्र में, भोजपुरी संगीत के क्षेत्र में बड़ा नाम। तो उनका भी मैं तुलसी सहित विवेक रे भाई, तुलसी सहित विवेक। वो दुहाई और है। अभी 2 दोहा जो अन्य लोगों ने लिखा है वो मैं कहता, उसी में पूरा परिवार का जो परिवर्तन हुआ है वो भी साथ परिवार किस हिसाब से जाघट प्रेम न संचरे, सुघट मर घट जान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण कबीरा, सांस लेत। अब ये देखिए, आप लोगों ने पहले ताली बजा दिया, अगर गाना कहीं खराब निकल गया तो क्या करेंगे, ताली न बजेगी। तो उसमें उसकी एक जो भूमिका है वो बता दूं, जैसे मैडम हैं, इतने सारे बच्चों को लेके बहुत सारे संस्थाएं और भी शैक्षणिक संस्थाएं करने का, समाज सेवा करने का सक्षम भी है। ईश्वर ने काफी सक्षम बनाया है। तो जीवन को सफल बनाने का भी एक उद्देश्य होता है कि हमारा जीवन सफल हो। जीने के लिए तो सभी लोग जीते हैं, और हमको लगता है कि 80 साल 85 साल तक जाते जाते सभी लोग अधिकांश लोग बिस्तर बता दे रहा हूँ कि बच्चों को आप बता रहे हैं, मैंने आप बच्चों से कह रही हैं, लेकिन क्या कह रहा हूँ। आओ तुम्हें चाहते ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। ओ आओ तुम्हें चाहते ले जाए। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और मिल गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते जाना
बस चलते जाना। कहीं न कहीं परिलक्षित होती है इस आज के विषय पर संयुक्त परिवार के बदलते जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो अंग्रेजी में दो चीजें कही जाती हैं, एंडोगेमी, कास्ट एंडोगेमी एंड क्लैन एक्सोगेमी। एंडोगेमी का मतलब होता है अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने की परंपरा, और क्लैन का मतलब होता है अपने पुत्र के बाहर विवाह करने की। कास्ट एंडोगेमी और क्लैन एंडोगेमी, क्लैन एक्सोगेमी, दैट इज द क्रक्स ऑफ वन ऑफ द बेसिक इंस्टीट्यूशंस जिसको हम विवाह के रूप में, जाति व्यवस्था में जब विमर्श में बदलाव शुरू हुआ या निहित स्वार्थों की प्रविष्टि हुई तो वहीं से इन संस्थाओं में परिवर्तन शुरू होता है, और ये परिवर्तन जो स्थापित प्रवृत्तियां थी, जो स्थापित प्रैक्टिसेस थी, उन स्थापित प्रैक्टिसेस को भी धीरे धीरे प्रभावित करता चला। डॉक्टर त्रिपाठी ने एक बहुत ही सहज और एक व्यापक आपके सामने उदाहरण रखा कि आप अपने बाबा को देखिए तो उस समय परिवार की स्थिति क्या होती थी। एक परिवार में कम से कम 5-6 लोग होते थे, और आज की तुलना में देखिए तो 5-6 लोगों की जगह क्या हो गया है, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 2। एक भरा पूरा परिवार जहां पर सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार का निर्धारण होता है। 1980 का दशक आते आते राजनीतिक नारा प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया, हम लोग हमारे एक बदलाव शुरू होता है, परिवार धीरे धीरे घटता है, और परिवार फिर उसके बाद 1990 का दशक आता है। एक और राजनीतिक नारा, प्रशासनिक नारा था कि बालिका शिक्षा को महत्व दिया है। 2 से घटकर के एक और आया। तब तक उदारीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में व्याप्त हुई, और उसके चलते हुए क्या हुआ, हर आदमी कैरियरिस्ट होता चला, और उस समय शादी करना बस लक्ष्य होता था, बाकी एक नया सिस्टम इवॉल्व करता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं DINK, डबल इनकम नो किड्स। परिवार क्या होता चला गया, छोटा होता चला। और उसके बाद आज के वर्तमान परिवेश में देखें तो आजकल बड़ा चर्चित और बड़ा डिबेटेबल इशू लिव इन रिलेशनशिप, ये परिवार को भी इंगित कर रहा है और मैरिज नाम की संस्था को भी इंगित कर रहा है। यह परिवर्तन अब इतिहास के दृष्टि से देखें, विशेषकर 1919 में जब से समाजशास्त्र भारत में आता है, उस समय से अगर हम देखें तो हमें 2-3 कारण मुख्य रूप से दिखाई देते हैं परिवार को बदलने के लिए। उत्तर परिस्थितियों की वजह से, परिवर्तन की वजह से जो उनकी सोच हुई, नौकरी के प्रति जो उनकी ठिकाना लगता है, आईने श्रीमान मेरी
के बाद मन से आस लगाए हैं, आई है श्रीमान मिली अभिलाषा है, स्वागत करने को मेरा मन प्यासा है, स्वागत करने को मेरा मन प्यासा है, आए हैं श्रीमान मेरी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत ही मनोहर प्रस्तुति। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सहृदय मृदुभाषी महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूनम सुखनारायण स्वागत भाषण तथा मुख्य अतिथि के